महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों तरफ के ताकतवर दल अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का टेन्योर 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महाविकास ने कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब जाहिर है ज्यादा से ज्यादा मुद्दे तो एड्रेस करना दोनों गठबंधन के लिए एक मजबूरी कहिए या फिर कहिए मौका। जाहिर है इस चुनाव में हर दल एक नए मुद्दे के साथ अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चुनाव में मराठा और ओबीसी वोटों के विनिंग फॉर्मूले को दोनों ही गठबंधन क्यों सेट नहीं कर पा रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी दल जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश में जुटे हैं। मराठा के साथ ओबीसी वोटों का गणित सत्ता की राह को आसान कर सकता है, लेकिन दोनों ही गठबंधन ये गणित सेट नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा और इसे इस बात से आप जरा समझिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 228 विधायकों में से आधे से जो ज्यादा थे वो तकरीबन 160 विधायक मराठा समुदाय के थे। हालिया लोकसभा चुनाव में भी सूबे की आधे से ज्यादा सीटों पर मराठा कैंडिडेट जीते, जिनकी संख्या तकरीबन 2.5 दर्जन बताई गई। वोट बैंक के अगर नजरिए से आप देखेंगे तो ओबीसी सबसे बड़ा एक वर्ग है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 52% ओबीसी हैं और मराठा समाज की आबादी में भागीदारी 28% है। लेकिन बात जब सियासत में वर्चस्व की आ जाती है तो मराठा भारी नजर आते हैं। ओबीसी मतदाताओं के प्रभाव वाले इलाके विदर्भ रीजन में 62 विधानसभा सीटें हैं। वहीं मराठा समुदाय के वर्चस्व वाले मराठवाड़ा में 46 और पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 विधानसभा सीट है। मराठा बाहुल्य इन दोनों ही रीजन में कुल 116 विधानसभा सीट हैं। अब ये दोनों वर्ग मिला लें तो मराठा और ओबीसी की तादाद तकरीबन 80% पहुंचती है, जो किसी भी दल के लिए सत्ता की राह आसान बना सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मराठा और ओबीसी का सियासी मिजाज अलग अलग हमेशा से रहा और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र की पॉकेट पॉलिटिक्स मराठा समाज अमूमन शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना को वोट और सपोर्ट करता आया। मराठा वोट बैंक में समर्थन कांग्रेस को भी मिलता रहा है, लेकिन उसके पीछे पार्टी के अपने आधार से ज्यादा मराठा नेताओं के जनाधार और एनसीपी के साथ को अधिक श्रेय दिया गया। बीजेपी भी मराठा वोट के लिए शिवसेना जैसे सहयोगी पर काफी ज्यादा निर्भर रही। ओबीसी और मराठा दोनों ही समुदाय पर किसी भी दल की समान पकड़ नहीं है, तो उनके भी अपने कारण हैं। जातीय अस्मिता की पिच पर दोनों ही वर्गों में ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है और हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने ओबीसी मतदाताओं को वोट देने से परहेज किया, तो वहीं ओबीसी ने मराठा उम्मीदवार से परहेज किया। मामला दल के से अधिक उम्मीदवार का हो गया। मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन और मराठा समाज के लिए कुणबी सर्टिफिकेट की मांग ने दोनों ही समुदाय को दूरी और उनसे बढ़ाई। मराठा समाज को कुणबी सर्टिफिकेट जारी किए जाने का सीधा मतलब होगा ओबीसी के कोटे से आरक्षण दिया जाना और इसे लेकर के दोनों ही समाज की आपसी तलखी इतनी बढ़ गई कि मराठा ने ओबीसी और ओबीसी ने मराठा समाज से नाता रखने वाले दुकानदारों की दुकान से सामान खरीदना भी बंद किया। लोकसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर महायुति सरकार ने ओबीसी और मराठा को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा रीजन की ही बात करें तो बीजेपी खाली रह गई थी, जबकि उसकी जो गठबंधन सहयोगी है शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, वो एक सीट जीत पाई और इस रीजन की बाकी जो जितनी भी सीटें थी उसने कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के उम्मीदवार उस पर जीते। महायुति और एमवीए दोनों ही गठबंधन ओबीसी और मराठा वोट बैंक पर अपना होल्ड मजबूत कर दूसरे के वोट बैंक की छोटी छोटी जातियों को टारगेट कर रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। अब महाविकास अघाड़ी ने मराठा समाज को आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए ओबीसी के कोटे से इसे न देकर के आरक्षण लिमिट हटाने का दाव भी चला। बीजेपी का कोर वोटर रही तकरीबन 5% अनुमानित आबादी वाला धनगर जाति अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रही है। बीजेपी सूबे में MADHVA फॉर्मूले पर चलती रही है। बीजेपी इस बड़ी ओबीसी जातियों के आगे छोटी छोटी जातियों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है
कि लोकसभा चुनाव की तरह मराठवाड़ा और मुंबई ठाणे कोंकण रीजन में मराठा समाज से भी ठीक ठाक समर्थन महायुति को मिलेगा, लेकिन दोनों ही गठबंधन ओबीसी और मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावनाओं को बनाए रखने की रणनीति पर काम करते अभी भी नजर आ रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से इस समय जुड़ी हुई हैं। अदिति, बहुत ही जरूरी है कि दोनों ही वर्गों को साधा जाए। हालांकि कोशिश महायुति की तरफ से और महाविकास अघाड़ी की तरफ से यही है, लेकिन मराठा आरक्षण जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया जब से जरांगे धरना पर बैठे। उसके बाद से ये मुद्दा काफी हॉट टॉपिक रहा और जाहिर है अब जब चुनाव है तो ये सब ज्यादा हॉट टॉपिक रहने वाला है। साथ ही ओबीसी जिसको साधने की कोशिश तो लोकसभा चुनाव में भी होती रही। क्या लग रहा है किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो रही है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी अलग है? आपने कभी पहाड़, हम बचपन में जब कभी लैंडस्केप बनाते थे तो पहाड़ को देखा आपने, यूं 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 बनाते थे। पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कई बार ऊपर गई नीचे गई मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं महत्वपूर्ण, और वो कई बार मराठा आरक्षण या ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत ऊपर तक गए, फिर सडनली गायब हो गया मुद्दा, फिर बहुत ऊपर तक आया, बयानबाजी हुई, धरने हुए, मांग हुई, फिर नीचे आ गया मुद्दा। तो अब हम महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण ओबीसी आरक्षण कभी बहुत पीक पर आता है और कभी चला जाता है। इसको लेकर आज विस्तार से बात करते हैं। शिक्षा देखिए, आज से नहीं 2 साल पहले से, और अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की तो लंबे समय से, जब एक समय मराठा कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी में सेंधमारी करने के लिए माधव, जिसका आप जिक्र कर रही थी, MADHAV, 3 बड़ी जातियां, दरअसल 341 जातियां हैं ओबीसी की, जिसमें ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जातियां थी, जिसका जिसे कहें कि एक साइजेबल अमाउंट था वोट का, तो वो थी। तो माधव एक कॉन्सेप्ट बनाया, मराठा वोट बैंक क्योंकि कांग्रेस के साथ था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओबीसी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए माधव वोट बैंक बनाया, उसको काउंटर करने के लिए। अब 1990 आता है, 90 के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे वाली, उनके साथ वो मराठा वोट बैंक में भी सेंधमारी कर लेते हैं। मैं 1990 की बात कर रही हूँ आपसे। और फिर मराठा और ओबीसी दोनों बीजेपी के साथ आता है। ये तो हुई पुरानी हिस्ट्री की बात। अब हम बात करते हैं अभी, जब ये चुनाव शुरू होने वाला था, जब हरियाणा के नतीजे आ गए थे, तो अमित शाह ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में तमाम बातों के बीच में, कोर ग्रुप की बैठक में, एक बात सीधे और कैपिटल बोल्ड लेटर्स में कह दी थी कि ओबीसी वोट बैंक और मराठा वोट बैंक अगर दोनों मिल लिए, दोनों एक साथ चुनाव में आएंगे, वोट करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कोई नहीं रख सकता, या यूं कहे कि महायुति को सत्ता से बाहर कोई नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ओबीसी वोट बैंक महाराष्ट्र में 52% है और सबसे ज्यादा विदर्भ में 62 सीटें हैं, और विदर्भ बीजेपी अपना गढ़ मानती है। तो 52% वोट बैंक। और इसके अलावा हम बात करें तो नॉर्थ जो मुंबई है, अगर या नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें, वो सब भी आता है। अब हम आते हैं ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी वोट बैंक में टोटल 116 सीटें आती हैं। मैं बात कर रही हूँ मराठा वोट बैंक की। ओबीसी का मैंने आपको बताया कि विदर्भ वाला इलाका है 52%, अब मराठा वोट बैंक है 28%, लेकिन 116 सीटें आती हैं। कौन कौन सा इलाका है यहाँ पर? वेस्टर्न महाराष्ट्र भी है, इसके अलावा मराठावाड़ा में 42 सीटें वहां से आती हैं, 70 सीटें। तो अगर हम इस टोटल वोटिंग परसेंटेज को देख लें तो 80% ओबीसी प्लस मराठा वोट बैंक 80% होल्ड करता है। और अगर टोटल सीट्स देख लें तो भी आप 288 में से देख लीजिए, 116 प्लस 62 सीटें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि ओबीसी प्लस मराठा वोट बैंक को एकजुट करना है, जिसके चलते उन्होंने अलग अलग जातियों, अलग अलग जाति के वर्चस्व वाले अलग अलग पार्टी के नेताओं को अपने साथ लिया। ये फैक्टर था। लेकिन जाहिर तौर पे ये कोई भी, ये जो जातियां हैं ये पोलराइज हो नहीं पाई, क्योंकि 6 पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में है। कुछ जातियां किसके साथ है, कुछ मराठा किस इलाके के किसके साथ थे। अब ऐसे में अभी जो फिलहाल बात है
एक दौर था जब ओबीसी वर्सेस मराठा था, अभी भी है, जैसे आपने कहा धरने बैठते, क्यों? क्योंकि जब ये बात उठी थी, बीजेपी से भी उठी कि मराठा को वो हमको आरक्षण देना है लेकिन ओबीसी का निकाल के देना है, और ऐसा हुआ तो ओबीसी नाराज हो गए। फिर धीरे धीरे लैंग्वेज बदली पॉलिटिकल नेताओं की और कहा गया, चाहे एमवीए की तरफ से चाहे महायुति की तरफ से, कि हम आरक्षण का कैपिंग बढ़ा देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। एक समय जैसे माधव स्ट्रैटेजी अपनाई थी, तो वो स्ट्रैटेजी ये थी कि 341 कास्ट हैं ओबीसी की, कास्ट सब, तो उसमें से और भी साइजेबल अमाउंट वाली जो दूसरी जातियां हैं उनको टारगेट किया जाए, और उसके लिए 116 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, या यूं कहें कि उसको और बढ़ा दे तो 170 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक सब कास्ट, ओबीसी सब कास्ट का एक ड्राइव चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं कि कैसे चुनाव पलट गया, पता ही नहीं चला कब चुनाव पलट गया, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग जो नेता हैं, जो खास तौर पे ओबीसी वाले नेता हैं बड़े दूसरे राज्यों के, वो रात को दिन में वहां कैंप करके बैठे हैं, और 170 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाकर जहां पर ओबीसी वर्चस्व है, वहां पर जो छोटी कास्ट है माधव के अलावा वाली, उन कास्ट को टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि कई कास्ट को यह भी कहा गया है कि आपको हम जनजाति एसटी का भी टैग देंगे। तो छोटी जाति को टारगेट किया जा रहा है, यानी ओबीसी को पूरा 52% वोट बैंक है पूरे ओबीसी को, और जाहिर तौर पे अब मराठा भी जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ भी है, वो अजीत पवार के साथ भी कुछ आएगा, और वो शिंदे के साथ भी कुछ आएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों मराठा वोट बैंक या मराठा आरक्षण इतना इंपॉर्टेंट है। 2019 में 288 में से 160 मराठा विधायक चुनकर आए थे जो मराठा बैकग्राउंड जाति से हैं जी। उसके अलावा अगर हम विधानसभा की भी बात करें तो विधानसभा में भी कम से कम 60% मराठा सांसद चुनकर आए हैं। तो जाहिर तौर पे ये सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीच बीच में जैसे ये तूल पकड़ता है आरक्षण का मुद्दा, फिर ये गौण हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीबीज आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो गरीब तबके को मुफ्त, महिलाओं को मुफ्त, किसान को मुफ्त, ये सारी बातें लेकर आ जाती है, तो वो आरक्षण का मुद्दा गौण हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। मराठास चाहते हैं कि उनको आरक्षण मिले, और ओबीसी चाहता है कि उनका आरक्षण कम ना हो, उनके आरक्षण के आंकड़े को ना छेड़ा जाए, आप देना चाहें तो अलग से दे दें। तो जाहिर तौर पे बिहाइंड द कर्टन्स ये लड़ाई है, और जो मराठा प्रत्याशी जो उतरे हैं उनके ऊपर इसकी प्रेशर है, और वही जीतेगा जो पूरा का पूरा ओबीसी और मराठा अगर एक साथ आ जाए वोट बैंक, तो वो कोई ताकत उस पार्टी को या उस अलायंस को नहीं रोक सकती। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पूरा मराठा यानी 28% वोट एक साथ आ सकता है किसी एक अलायंस के साथ, या पूरा जो 52% ओबीसी वोट बैंक है क्या वो एक साथ किसी पार्टी के साथ आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन अदिति, ये दारोमदार है किसके कंधे पर? क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमेशा जब ओबीसी का मुद्दा भुनाया गया, अब ऐसे में मराठा आरक्षण का मुद्दा जब भुनाया गया और सरकार बीजेपी की रही है, महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार रही है शिंदे के साथ मिलकर के, तो ये मुद्दा किसी तरीके से सॉल्वेंट स्थिति में गया नहीं, तो फिर ये दारोमदार किसके कंधे पर होगा? जाहिर तौर पे देखिए, यहाँ की जो जनता है, चाहे मराठा वोटर्स हों चाहे ओबीसी की बात कर लें, सभी ने महायुति की सरकार भी देख ली और इसी 5 साल में, और सभी ने महाविकास अघाड़ी की भी सरकार उस तरीके से देख ली है। अब ऐसे में कन्विंसिंग पावर किस पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा है वो महत्वपूर्ण है। मराठास को कौन ये कन्विंस कर सकता है कि आपको, देखिए सही मायने में आरक्षण का मुद्दा कभी भी विधानसभा का मुद्दा हो नहीं सकता। आरक्षण की कैपिंग बढ़ाने के लिए आपको संविधान में बदलाव करना होगा, यानी कि आपको केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट, संसद के अंदर आपको बदलाव करना होगा। हम अक्सर आरक्षण के मुद्दों को ले जाते हैं, जैसे कि आदिवासियों को, झारखंड में भी बड़ा मुद्दा आरक्षण को लेकर आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण कैपिंग में हटा दूंगा 50%। इस तरह के बयान देखे हैं जो वोट के लिए मांगने के लिए एक बहुत बड़ा एक दमदार पॉइंट होता है, और उससे कई बार पहले तो इम्पैक्ट होता था, लेकिन अब लोगों को भी पता है। जैसे जम्मू कश्मीर में 370 या फिर स्टेटहुड की वापसी केवल केंद्र सरकार
संसद में संविधान में बदलाव करके ही कर सकती है। आप विधानसभा में कितना ही चिल्ला लें, ठीक वैसे ही आप महाराष्ट्र झारखंड में आरक्षण की कितनी ही बात कर लें, वो टेक्निकली होगा संसद में आकर ही। तो ये मुद्दे समझ में आते हैं, लेकिन ये जब चुनाव होता है तो कन्विंसिंग पावर बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम आपको क्या दे सकते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल इतना स्ट्रांग है कि वो आपको वो दे सकता है। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत बारीकी से समझिए कि नया कैसे ऐड किया जाए। लाभार्थी के रूप में आपने हर जाति के या कहे हर धर्म के, क्योंकि लाभार्थी के रूप में आपने मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा है 3 तलाक के नाम पर और वोट लिया है उसका। तो भारतीय जनता पार्टी जब ओबीसी को शुरुआत से, मैंने 1990 का आपको जिक्र किया था, उससे पहले ओबीसी वोट बैंक और खास तौर पे जब ये माधव क्रिएट किया गया वोट बैंक, तो ये भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि माधव 3 जातियों से नहीं होगा, भले ही साइजेबल अमाउंट ऑफ वोट है, लेकिन हमें छोटी सब जातियां जो है, सब कास्ट है, उनको टारगेट करना होगा और उसमें भी कौन से और साइजेबल है जो आपको हमको वोट देंगे। और आपको पता है 7 ऐसी जातियां हैं ओबीसी की जो अभी महायुति ने उसको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल किया है अभी। तो इस फैसले से भी जाहिर तौर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कन्विंस होते हैं ओबीसी कि हमको अभी अभी शामिल कर लिया लिस्ट में, तो जाहिर तौर पे हमें लाभार्थी के लिहाज से या ओबीसी आरक्षण के लिहाज से अब हमें भी, जिन लोगों को उनकी आरक्षण तक उन तक पहुंच ही नहीं रहा था, अब वो भी उस लिस्ट में शामिल है, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, तो जाहिर तौर पे आरक्षण की सेवाएं उनको भी मिलेंगी। तो इससे बाकी ओबीसी जातियों में भी एक होप पैदा होती है कि होगा। और 52% वोट अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो ये अपने आप में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संजीवनी से कई ज्यादा है जी। और वैसे ही मराठा, देखिए मराठा सेंटिमेंट में आप देखिए पहले क्या होता था, शिवसेना थी, बीजेपी थी। मराठा सेंटिमेंट की बात कर लें, सबसे ज्यादा शिवसेना, फिर भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व सेंटिमेंट। तो ऐसे में अब वो पॉलिटिकल पार्टीज टूट गई हैं बहुत सारी। तो अब ये मराठा वोट बैंक कैसे कंसोलिडेट होगा, खास तौर पर कौन सा इलाका है, मराठावाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सीट्स है, 70 और 42 की बात करें तो 116 दोनों। तो ऐसे में अब कन्विंसिंग पावर किस पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी है। इसके इतर जब ये मराठा आरक्षण का सेंटिमेंट नीचे जाता है तो सेंटिमेंट बढ़ता है मुफ्त स्कीम्स का, जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है। लेकिन कौन धरातल पे उतार पाएगा, उसमें कई बार कांग्रेस या कांग्रेस वाली अलायंस पीछे इसलिए हो जाती है क्योंकि कर्नाटक में, दूसरे राज्यों में वो हिमाचल में नहीं उतार पाई। लेकिन इसके इतर कहीं ना कहीं जब मोदी की आता है चेहरा तो ये मान लिया जाता है कि मोदी कह रहे हैं तो संभव हो सकता है। अब इसके इतर एक और बात है, मराठा आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, ओबीसी कर रहे हैं, मुफ्त की बात कर रहे हैं, फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, महिला। इसके बाद आता है योगी आदित्यनाथ, या फिर आपने देखा एक बहुत रोचक बात आपको बताई। तो हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये बयान बहुत ज्यादा, भले ही अजीत पवार ने खुद ही के अलायंस पार्टनर ने कहा कि ये यूपी में चलता है, ऐसा भाषण यहाँ नहीं चलता है, लेकिन बार बार बटेंगे तो कटेंगे। और फिर हाल ही में अभी सभी बड़े अखबारों में एक फ्रंट पेज पर, भगवा कलर के जो पहला फ्रंट पेज पर, सभी पगड़ियां, जितनी भी जातियां या समुदाय या धर्म है, उनकी पगड़ियों को बनाया जाता है और कहा जाता है एक हैं तो सेफ हैं। तो आप देखिए बड़ा मैसेज, और इसमें ओबीसी को भी लामबंद करने की कोशिश है कि एक है तो सेफ है। तो ये अलग अलग मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। वैसे आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी जब 5 अप्रैल 6 अप्रैल का जिक्र करता है 1980 का, तब बणी और ब्राह्मण की पार्टी कही जाती थी। लेकिन अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लाभार्थी वोट बैंक या फिर ओबीसी, एससी, एसटी सभी को साथ लिया, और यहाँ तक कि हाल ही के दिनों में पिछले चुनाव में जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त गुलदस्ता हुआ। 2 डिप्टी सीएम भी, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबकी बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी अपना वही गुर महाराष्ट्र में दिखाना चाहती है। और उससे सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर टिकट वितरण हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे ग्राउंड पर काम, जैसा मैंने आपको कहा कि सब जाति को डिवाइड करके वहां पर अंदर एक अपना कैंपेन चल रहा है, जो उस रात तक चलेगा, 20 तारीख से एक दिन पहले तक, घर घर जाकर कि हम ओबीसीज के लिए ये करने वाले हैं, जिससे 52% वोट बैंक कैसे एक मुश्त लामबंद हो जाए। तो अपने आप में बहुत जबरदस्त रणनीति है। लेकिन भले ही ये आरक्षण का मुद्दा कभी अपनी पीक पकड़ता है, कभी नीचे आ जाता है, लेकिन ये मुद्दा जब वोट करने जाएंगे लोग तो मराठा वोटर्स और ओबीसी वोटर्स के मन में जबरदस्त होगा, और उनको ये पता होगा कि हम वोट किसको कर रहे हैं, जो हमें आरक्षण हमारा इंटैक्ट रख सकता है या बढ़ा सकता है या हमें कुछ दिला सकता है विकास और डेवलपमेंट के नाम पर।
अदिति, एक आखिरी सवाल है आपसे, बड़ा संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। अब ऐसे में जब आपने विश्लेषण किया है और दोनों ही पार्टीज की बात की, आपने महाविकास आघाड़ी की, महायुति की बात की है, अब तक जो सिनेरियो हुआ है और ग्राउंड से जो भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचे उसके मुताबिक किसका पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे ये जो वोटर है ये अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, मौन है। महाराष्ट्र के वोटर भी अब मौन हैं और बहुत उत्साह भी है वोटर्स के अंदर। आपने झारखंड में देखा, जब पहला फेज़ का चुनाव हुआ तो पिछले चुनाव से अब मेकअप 6% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज का उछाल आया और ये अपने आप में वो उत्साह दिखाता है। अब ये किसके पाले में जाएगा ये वक्त बताएगा। अब महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र में भी कई बार जो अर्बन इलाका है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम जाता है, उसके लिए तमाम तरीके की तैयारी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे के पास सेंटिमेंट आता है क्या, जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि मैं बेचारा हूं, मुझे छोड़ दिया गया। या ये देखना होगा कि क्या शरद पवार ने जो ये कहा कि मैं अब आखिरी पारी है मेरी, मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब दूसरे लोग लड़ेंगे, तो क्या वो आखिरी बार जनता उनके साथ खड़ी होती है क्या? ऐसे कई सवाल हैं कि क्या अजीत पवार के पास घड़ी का निशान परमानेंटली आता है क्या, सवाल। तो इन सारे में देखना होगा कि ये किस तरीके से होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी अक्सर जैसे कांग्रेस बीजेपी होती है तो कई बार बताना सही भी होता है और आसान भी होता है। और यहाँ पर और मैं समझ रही हूँ कि ये सवाल बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की जनता जो है उसके दिल में कुछ और ही है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके सेंटिमेंट्स कुछ और है।